Hey everyone, welcome back to your channel Class 9 by Adda 24/7. My name is Ankit and today we are going to explore the story of village पालमपुर। पालमपुर एक ऐसी जगह, एक ऐसा गांव जहां पर प्राइमरी से लेकर टेरिटरी और सारे के सारे सेक्टर हमको एक चैप्टर में, एक गांव में देखने के लिए मिलते हैं। यह एक तरीके का हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल क्या होता है अभी आपको समझाऊंगा। यह चैप्टर आपका एक बेस क्रिएट करता है कि आप आने वाली लाइफ में क्या करने वाले हैं। आप समझेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, आप समझेंगे थोड़ा सा पॉलिटिक्स के बारे में, आप ज्यादा से ज्यादा समझेंगे कि एक गांव का स्ट्रक्चर, एक उसकी संरचना कैसी होती है और कैसे बनती है। छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस आप समझेंगे, स्कूल को आप समझेंगे, वहां रहने वाले लोगों को आप समझेंगे, कास्ट को आप समझेंगे कि वहां का बिजनेस या किसी भी एक गांव का बेसिक बिजनेस कैसे चलता है, कैसे वहां के लोग ग्रो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अंकित। शुरू कर रहे हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सबसे पहले तो देख लेते हैं भाई, ये स्टोरी क्यों लिखा है यहां पर। सबसे पहली बात तो भाई स्टोरी इसलिए लिखा है क्योंकि हर कहानी के अंदर कोई ना कोई मोरल या एथिक छुपा हुआ होता है और वहीं इसके अंदर जो मोरल्स हैं उसको हमें समझना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। बात करी थी हमने कि हम जानेंगे कि पैसे की तरफ या इकोनॉमी की तरफ कैसे जाया जाता है, और इकोनॉमी की तरफ बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है भैया प्रोडक्शन। सबसे इजी और सबसे अच्छा तरीका यही होता है। चीजों को साथ में हाईलाइट करते हुए चलेंगे, ठीक है। ओके भाई, बात लिखी है यहां पर हाइपोथेटिकल विलेज। भाई हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है बेटा? हाइपोथेटिकल का मतलब होता है दोस्तों काल्पनिक, है ना। काल्पनिक यानी कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड, जिस वर्ल्ड का हम इमेजिनेशन करते हैं। मानो कि आपको आप अभी एक क्लास में हैं और आप अपनी एक दुनिया बनाते हैं कि यार मेरे पास लैम्बोर्गिनी होगी, मेरा एक बहुत बड़ा घर होगा, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होऊंगा, मैं बिजनेसमैन होऊंगा। तो आप क्या करते हो, उसकी कल्पना करते हो, एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेते हो बेटा। उसी को कहते हैं हाइपोथेटिकल विलेज। अब यहां पर हमने क्या लिया? विलेज लिया, कि मतलब एक काल्पनिक गांव, ठीक है, कॉल्ड पालमपुर। अच्छा, बात कर लेते हैं यहां पर ये क्या कहते हैं। यहां पर ये कहते हैं फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। क्या है मेन एक्टिविटी? क्या है इस गांव की? फार्मिंग है इन पालमपुर। मतलब जहां पर फार्मिंग ही, कृषि, भारत को क्या बोला जाता है? कृषि प्रधान देश बोला जाता है। और पालमपुर का भी मेन व्यवसाय, मेन बिजनेस, मेन प्रोडक्शन क्या है? मोड ऑफ प्रोडक्शन आपका फार्मिंग है, यानी कृषि है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं ये। हाँ, in Palampur, various several other activities such as small scale manufacturing like स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर क्या होता है कि मतलब छोटे रूप में, लघु उद्योग भी उसको बोला जाता है, ठीक है। लिटिल बिजनेस या स्मॉल बिजनेसेस सच एज, डेयरी की बात कर लेते हैं भैया, ट्रांसपोर्ट वगैरह यहां पर सब कुछ है। कैरीड आउट एंड ऑन अ लिमिटेड स्केल। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। के मतलब यहां जो प्रोडक्शन होता है इसको क्या चाहिए भैया? वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। के मतलब हर प्रोडक्शन को एक रिसोर्स, एक संसाधन चाहिए होता है, और यहां पर जितने प्रोडक्शन हो रहे हैं उसको अलग अलग प्रकार के संसाधन चाहिए होते हैं। जैसे भाई किसी भी प्रोडक्शन को संसाधन चाहिए ही होते हैं। मान लो अगर क्लोजअप बन रहा है या कोलगेट बन रहा है, तो उसके अंदर जो वो ट्यूब के अंदर प्रोडक्ट है भैया, उसके लिए भी अलग अलग हमको लाइमस्टोन चाहिए, हमको फ्लूसाइड चाहिए, हमको अलग अलग केमिकल्स चाहिए, हमको मीका चाहिए, अलग अलग मेंथॉल केमिकल्स हमको चाहिए। उसके वो जो ट्यूब है उसके प्लास्टिक के लिए हमको अलग चाहिए। फिर वो जिस बॉक्स में, जिस कार्डबोर्ड के अंदर, जिस गत्ते के अंदर वो बंद होता है, उसके लिए भी अलग प्रकार के मिनरल्स चाहिए। ऐसे ही भैया यहां पर हमको क्या चाहिए? पालमपुर के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज भी है, मैन मेड आइटम्स भी है भाई, फिर उसके बाद ह्यूमन एफर्ट और मनी एटसेट्रा, सारी चीजें चाहिए होती हैं। As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village। कि मतलब लोगों को गांव के अंदर जो जो चीजें चाहिए उसको वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा। क्या है इंट्रोडक्शन? पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स, जैसे कि रायगंज है। रायगंज यहां का एक बड़ा गांव है, ठीक है, इसके पास का एक बड़ा गांव है। और रायगंज अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। मतलब कि
मान लो आप किसी गांव देहात में रहते हो, अगर आप किसी गांव में रहते हो तो आपको किसी बड़ी चीज का शॉपिंग करने के लिए कुछ ऐसी चीजें जो गांव में नहीं मिलती, गांव में जो छोटी मोटी दुकानें हैं वो सामान कहां से लाते हैं, वो शहरों से लाते हैं। ऐसे ही पालमपुर वाले के आसपास में 3 किलोमीटर के दायरे में कौन सा शहर है भाई, हमारा रायगंज है, एक बड़ा शहर, बड़ा गांव कह सकते हैं, कस्बा कह सकते हैं उसको, एक बड़ा, ठीक है। An all-weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town, ठीक है, नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। दो गांव की हमने बात कर ली है यहां पर, पहला है हमारा रायगंज, है ना, ओके, यहां तो लिखा नहीं जा सकता, पहला है हमारा रायगंज, ठीक है, नंबर 1 रायगंज, दूसरा है हमारा शाहपुर। 3 गांव की हमने बात कर ली है, पालमपुर, रायगंज, पालमपुर के पास रायगंज और रायगंज के पास हमारा शाहपुर, ठीक है। रायगंज एक बड़ा गांव है और एक स्मॉल टाउन है हमारा शाहपुर। आगे चलें तो मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब कि बहुत सारी तरीके के ट्रांसपोर्ट भी इस रोड पर हैं भैया। बैलगाड़ी भी है यानी बुलरॉक कार्ट्स भी है, और आपके तांगा भी है, ठीक है, और हमारी बोगी भी है, ठीक है, वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बफेलोज। मतलब कि बोगी क्या होती है, गाय बैल या भैंसों के पीछे क्या होता है, एक छोटी सी बग्गी टाइप की लगी होती है, उसको जो खींचते हैं उसको बेटा हम बोगी बोलते हैं। लोडेड विद जैगरी यानी कि गुड़ से लोड हुई हुई, एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक। जैगरी भरा हुआ होता है कि मतलब वो क्या कर रहे हैं बेटा, यहां पर सीधा सीधा इन्होंने लिखा है क्या, किधर गया जैगरी भाई, जैगरी है ना, सीधा सीधा गुड़, गुड़ इन्होंने दिया है, गुड़ इन्होंने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब गुड़ बनता है भैया गन्ने से, गन्ने के रस से। तो सीधा सा अगर हम प्राइमरी पे चले जाएं तो नेचुरल रिसोर्स क्या हो गया हमारा बेटा, गन्ना हो गया, शुगर केन हो गया। अब शुगर केन से हमने उसका रस निकाला यानी कि मैन मेड प्रोडक्शन भी हो गया, यानी कि हम उसका मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किसी और तरीके से। अब वो सेकंड सेक्टर क्या हुआ हमारा, प्राइमरी ही हुआ हमारा, नेचुरल हुआ, जो हमको नेचर ने गन्ना दिया। दूसरा हमने उसका जो रस निकालकर गुड़ बनाया वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है। तीसरा सेक्टर है हमारा टेरिशरी सेक्टर, जिसमें कि ये गुड़ सप्लाई हो रहा है, दूसरी जगहों पर जा रहा है। इज दैट क्लियर? आई होप, मतलब होप क्या भैया, बिल्कुल क्लियर ही है। दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। मतलब कि इस गांव में कितने लोग रहते हैं बेटा, 450 लोग नहीं, 450 परिवार रहते हैं। अगर ये परिवार एक एक परिवार में 4 से अब गांव है तो 4 से 5 तो नहीं होंगे, जाहिर सी बात है 6 लोग तक वहां पर होंगे, क्योंकि गांव में संयुक्त परिवार होते हैं, ठीक है। अच्छा, 450 परिवार हैं जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज, मतलब 450 में से आप कितना, 80 परिवार क्या है, 80 परिवार इसमें से बड़े लोग हैं, जिसको स्वर्ण भी बोला जाता है, या उनको बोल सकते हैं हाई क्लास लोग या हाई कास्ट लोग भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड, अब अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, ऊंची कास्ट है, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि ठाकुर लोग होते हैं, बड़े बड़े जमींदार होते हैं, उनके पास ही गांव का सबसे बड़ा लैंड एरिया, फार्मिंग एरिया होता है, जो कि इनके पास है। अच्छा, देयर हाउसेस सम ऑफ द क्वाइट लार्ज आर मेड ऑफ ब्रिक्स विद सीमेंट प्लास्टरिंग। मतलब कि जो अमीर लोग हैं उनका घर तो बेटा बना हुआ है आप बड़ी अच्छी ईंटों से, और बड़े बड़े घर बने हुए हैं जिन पर प्लास्टर भी हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें द एससी यानी दलित लोगों की, अगर हम बात कर रहे हैं जिनको निम्न जातियां भी कहा जाता है, उनके घर कैसे बने हुए हैं बेटा, उनके घर बने हुए हैं स्मॉलर हाउसेज, ठीक है, स्मॉलर हाउसेज हैं उनके, ऑफ विच आर मड एंड स्ट्रॉ। मतलब कि वो घास से और गारे से, मिट्टी के गारे की या गोबर की लिपाई होती है ना, उससे बने हुए हैं, ठीक है। ओके, मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। मतलब ज्यादातर घरों में वहां पर क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, यानी कि विद्युत से भी वो जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स। मतलब कि गांव में क्या है, गांव में क्या है, गांव में सीधे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए वहां पर ट्यूबवेल्स भी हैं इन द फील्ड एंड द यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स। अब क्या है बेटा, कोई अच्छा गांव, विकसित गांव होगा तो वहां पर क्या होगा बेटा, स्कूल जरूर होगा। क्या है यहां पर, 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। एक हाई स्कूल है और 2 प्राइमरी स्कूल है। मतलब कि पालमपुर विलेज में जो छोटे बच्चे हैं उनकी जनसंख्या ज्यादा है, बजाय इसके कि बड़े बच्चों की संख्या ज्यादा हो, ठीक है। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। मतलब कि गांव पूरी तरह से विकसित है,
ठीक है, पूरी तरह से विकसित है कि वहां पर अस्पताल भी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, एंड वन प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड, मतलब कि एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहां पर सिर्फ बुखार या जाड़ा बुखार वाले लोगों का इलाज होता है। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं। ओके, बस यहां तक हुआ, इसके बाद हम यहां पर आ जाते हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज, मतलब कि एक पूर्ण तरीके से विकसित गांव जो कि भारत में अक्सर नहीं पाया जाता है, इसीलिए हम इसको एक इमेजिनरी गांव समझ रहे हैं, यानी कि काल्पनिक गांव। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज, मतलब कि एक तरीके से सिखाना इस चैप्टर को यही है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसे होते हैं और प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है, फिर आते हैं भैया, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। फार्मिंग है मतलब कि नेचर से सीधा जुड़े हुए हैं, प्राइमरी एक्टिविटी यहां पर सबसे अधिक होती है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज। भाई दो तरीके का प्रोडक्शन होगा, एक तो फार्मिंग होगा और एक नॉन फार्मिंग होगा। भाई एक तो फार्मिंग जो कर रहे हैं वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, और जो नॉन फार्मिंग कर रहे हैं हो सकता है उसकी नाई की दुकान हो, उसकी कपड़े की दुकान हो, उसकी परचून की दुकान हो, वो मोटरसाइकिल ठीक करने वाला हो, कार की सर्विस करने वाला हो, ऐसी अलग अलग चीजें हो सकती हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं भाई। फिर है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। सीधी सी बात है, ये चैप्टर आपको प्रोडक्शन के बारे में ही सिखाएगा, तो प्रोडक्शन के बारे पर भी हम ज्यादा फोकस करेंगे। क्लियर है? ओके, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि क्या है, गुड्स, गुड्स देना है, गुड़ नहीं गुड, ब्लू कलर देते हैं। ठीक है, क्या देगा भाई आपको, गुड्स देगा, यानी कि वस्तुएं देगा, वस्तु और सेवा। क्या क्या देगा भाई, ये देगा आपको वस्तु और सेवा देना चाहता है ये पालमपुर विलेज आपको। ठीक है, कैसे देगा, दैट वी वांट, मतलब कि भैया जो भी हमको चाहिए वस्तु और सेवा वो हमको प्राप्त होगी इस पालमपुर विलेज में। ओके, हाँ, देयर आर फोर रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वस्तुओं को और सेवा का उत्पादन करने के, पैदा करने के भैया 4 तरीके इन्होंने बताए हैं। फर्स्ट की बात कर लेते हैं हम, पहले की तरफ अगर हम चलें तो बेटा फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपकी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड, मतलब कि आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो तो पहले उस स्कूल को बनने के लिए क्या चाहिए, एक लैंड चाहिए ना, एक जमीन चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर, जमीन चाहिए, इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, मतलब कि अगर स्कूल का प्रोडक्शन हो रहा है, वो बन रहा है, तो भैया उसमें ईंटें भी चाहिए, उसमें मिट्टी भी चाहिए, उसमें अदर और रिसोर्सेज भी चाहिए। ठीक है भाई, सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। अब स्कूल को भैया अगर माना स्कूल को प्रिंसिपल चलाते हैं, बच्चों से चलता है तो, लेकिन बच्चे तो उस स्कूल को नहीं बनाएंगे ना, प्रिंसिपल तो आके एक एक ईंट नहीं लगाएगा, है ना। क्या करना है भैया, लेबर चाहिए, उसमें एक राज मिस्त्री चाहिए, एक इंजीनियर तो नहीं कह सकते, एक राज मिस्त्री चाहिए, और 4 से 5 मजदूर चाहिए उस स्कूल को बनाने के लिए। ठीक है, पीपल हु विल डू द वर्क, सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, मतलब कि भैया कुछ तो मजदूर चाहिए और कुछ पढ़े लिखे लोग भी चाहिए, मतलब कि स्कूल है तो स्कूल में कभी आग ना लग जाए, या लगे भी तो उसके लिए सारे के सारे इंतजाम हो, तो पढ़ा लिखा बंदा चाहिए जो फायर अलार्म इंस्टॉल कर सके, फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर रख सके और वाटर सप्लाई को देख सके। अच्छा, अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर हु कैन डू मैनुअल वर्क, ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, मतलब कि है तो सभी लेबर, मतलब जो उसके लिए काम कर रहे हैं वो सभी लेबर हैं, स्कूल बनाने वाला भी लेबर के अंदर है, और जो भाई वहां पर बड़े प्रोडक्शन देख रहा है, मानो कि इलेक्ट्रिसिटी वर्क देख रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, या वहां पर जो भी आग वगैरह की चीजें देख रहा है, वो क्या है बेटा, है तो सब लेबर के अंदर ही, बस एक अनपढ़ है और एक पढ़ा लिखा है। ठीक है, एक की लिटरेसी रेट हाई है, एक की लिटरेसी रेट भैया 0 है। ओके, बात कर लेते हैं थर्ड रिक्वायरमेंट की। थर्ड क्या है बेटा, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल देखो सीधा सीधा वो होता है, देखो अभी ये पिक्चर इन्होंने दे रखी है, ये पिक्चर क्या कहती है, ए फैक्ट्री विद सेवरल लेबर्स एंड मशीन्स, मतलब कि ये जो फैक्ट्री बेटा जहां पर लगी है, उस फैक्ट्री के अंदर, वो फैक्ट्री किस चीज पर लगी है भैया, एक लैंड के ऊपर बनी हुई है, एक लैंड के ऊपर स्टेबल है, उसके ऊपर मशीन्स लगी है। ठीक है, मशीन्स लगी है, मशीन्स पर काम करने के लिए लेबर चाहिए, एक चाहिए भाई, अगर ये चमड़ा बन रहा है तो एक चमड़े को निकालने वाली चाहिए, एक चमड़े को सिलने वाली चाहिए, अलग अलग प्रकार की लेबर चाहिए होती है। थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। भैया फिजिकल कैपिटल क्या होता है, इस बात को जरा ध्यान से समझना है हम लोगों को।
फिजिकल कैपिटल द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, मतलब कि हर वैरायटी हर स्टेज पे अलग तरीके की वैरायटी हमको चाहिए होगी। मतलब कि अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए, ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इस लेक्चर को आगे आप तक पहुंचाने के लिए मेरी टीम में से एक बंदा होगा जो इसको 9th के चैनल पर, हमारे क्लास 9th बाय अड्डा 24/7 पर अपलोड करेगा। ठीक है, एक बंदा उसकी जानकारी लेगा, एक बंदा अलग अलग चीजें करते हैं। अब यहां पर जो लाइट जल रही है उसको कोई और बंदा देखता है, जो कंप्यूटर सेटअप है उसको कोई और बंदा देखता है, आईटी वाला, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला। अब ये अलग अलग चीजें हो गई ना, सब अलग अलग प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेज पर अलग अलग इंसान चाहिए होता है, अलग अलग स्किल्स वाला। ठीक है, अब देखो फिजिकल कैपिटल के अंदर भैया क्या आ जाता है आपका, पहला आ जाता है आपका फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जिसको आप एक बार ले आते हैं तो उसको बार बार, यानी कि 15 दिन, महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल तक बदलने की जरूरत नहीं होती है। आप एक घर बनाते हैं, आपने घर के अंदर अपने डबल बेड ले लिया, अब आप अगले 5 साल तक शायद ही कोई नया डबल बेड खरीदे, हो सकता है 10 साल तक भी आप कोई नया डबल बेड ना ले, तो वो क्या होता है बेटा? फिक्स्ड कैपिटल होता है। इसको अगर हम प्रोडक्शन के हिसाब से समझें तो कोई फैक्ट्री है, मान लो कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर बॉयलर आया। अब वो बॉयलर कोई दोबारा तो नहीं खरीदेगा, क्या आज बॉयलर ले लिया फिर 1 महीने बाद फिर लेंगे, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद फिर लेंगे? नहीं, एक बार ले लिया तो ले लिया। खराब होता है वो एक अलग बात है। फिर क्या आता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? फिक्स्ड, मतलब कि स्थिर कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल। अब मेरी टी शर्ट पे अड्डा लिखा हुआ है, अड्डा 247 लिखा हुआ है, अब ये फिक्स्ड हो गया भाई, ये फिक्स है, ठीक है, इसी को बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। अच्छा, फिर आता है आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है आपका? वर्क करने के लिए जो कैपिटल चाहिए, है ना। अब मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है, मैं इस टी शर्ट को पहनकर आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, मींस मुझको सैलरी मिल रही है ना, मुझको सैलरी मिल रही है, तभी मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड भी कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पेट में खाना वाना है, ये सब है। तो क्या है बेटा? वर्किंग कैपिटल। और इस लाइट को जलाने के लिए भी हमें पैसा चाहिए, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए इंटरनेट चाहिए तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, कैमरा के लिए भी पैसा चाहिए, ये अपलोड होगा तो डेटा में स्टोर होगा भैया, उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल, देखो कैपिटल का मतलब बेटा सीधे तौर पर होता है, कैपिटल मींस पूंजी, ठीक है, कैपिटल मींस पूंजी, पूंजी मतलब पैसा, ठीक है, पूंजी मतलब पैसा। क्लियर है? ओके भाई, आगे चलते हैं। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, मतलब यहां पर एक चौथी रिक्वायरमेंट भी है। 3 तो हमने समझ ली, चौथी रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? चौथी रिक्वायरमेंट है यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। मतलब कि आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए, यह भी एक तरीके का क्या है बेटा? हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट है। मोड ऑफ प्रोडक्शन की, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की फोर्थ रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास एक ऐसा बंदा भी होना चाहिए। मानो कि हमारे पास कंप्यूटर भी है, कैमरा भी है, लाइट भी है, बोर्ड भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं नहीं हूं, है ना, मैं नहीं था तो क्या हुआ? कोई बोल रहा था, नहीं बोल रहा था, कोई पढ़ा रहा था, नहीं पढ़ा रहा था इस स्क्रीन पर, ठीक है। तो भैया एक ऐसा बंदा भी चाहिए, यानी कि फोर्थ रिक्वायरमेंट ऐसे बंदे की, ऐसी टीम की होती है जो उन तीनों को एक साथ मिक्स करके प्रोडक्शन कर सके। क्लियर है ना? उसके साथ प्रोडक्शन कर सके, ठीक है भाई। अगला क्या है, और उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको हम बोलते हैं भाई, ओके, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा? These days is called human capital। क्या बोलते हैं? हाँ, यहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ होगा भैया, ह्यूमन कैपिटल। ओके, ह्यूमन कैपिटल। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल। हम भैया ह्यूमन कैपिटल के बारे में और पढ़ेंगे, और पढ़ना भी चाहिए इन द नेक्स्ट चैप्टर, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। हाँ, ओके, पिक्चर को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। Every production is organized by combining land, labor and physical capital and human capital। तो कितने की बात करी है हमने यहां पर? हमने कितने की बात करी है यहां पर? हमने बात करी है, देखो सीधी सी बात है भैया, एक लैंड कैपिटल की बात करी है, दूसरा लेबर कैपिटल की, तीसरा फिजिकल कैपिटल की, और चौथा ह्यूमन कैपिटल की, ठीक है। लैंड भी अपने आप में एक कैपिटल है और लेबर भी अपने आप में एक कैपिटल है, क्योंकि बिना पैसे के इनमें से कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इन सबको हम क्या बोलते हैं? इन सभी को हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं?
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। भैया किस किस चीज को, लैंड कैपिटल को, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और हमारा ह्यूमन कैपिटल, इन सबको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि बेस है ये किसी भी चीज का प्रोडक्शन होने का। रॉ मटेरियल की हमने बात कर ली, ठीक है भाई, ओके। फार्मिंग इन पालमपुर, अब दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, फार्मिंग इन पालमपुर। प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिया, फार्मिंग इन पालमपुर को पढ़ने वाले हैं। लैंड इज फिक्स्ड, मतलब कि जो लैंड है, अब हम किसी भी जमीन को, मानो मेरा ये स्टूडियो है, अब ये स्टूडियो को हम खींच के तो बड़ा नहीं कर सकते कि भाई ठीक है अब यहां पर एक और सेटअप लगा देंगे तो यहां पर एक और कोई टीचर पढ़ाने लगेगा, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना भाई। अब मैं ही पढ़ा रहा हूं यहां पर, तो इस जमीन को बड़ा तो नहीं कर सकते खींचकर। वही ये कहते हैं फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% ऑफ पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग, मतलब कि 75% लोग किसके ऊपर डिपेंड है, सीधा सीधा फार्मिंग के ऊपर डिपेंड है, फॉर देयर लाइवलीहुड, मतलब कि अपने जीवन यापन के लिए वो कृषि पर निर्भर हैं। दे कुड बी फार्मर्स, मतलब वो फार्मर्स भी हो सकते हैं और फार्म लेबर्स भी हो सकते हैं, मतलब कि या तो वो खेत के मालिक भी हो सकते हैं या किसी के खेत के मजदूर भी हो सकते हैं। द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ देयर फार्म्स, मतलब कि किसी ना किसी तरीके से जो भी हो जुड़े हुए ये सब फार्मिंग से ही हैं, ठीक है। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक constraint in rising farm production, land area activity, land area under cultivation is मतलब क्या है, ये फिक्स है। देखो सीधी सी बात है, ये कह रहे हैं फिक्स है कि अगर एक जमीन पर एक साल में एक बार गन्ना उगाया जा रहा है तो भैया वो एक ही बार उगाया जाएगा, या फिर गेहूं उगाई जा रही है तो गेहूं भी एक ही बार उगाई जा रही है। समझते हैं इस बात को। सिंस 1916 पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया, मतलब कि 1960 में पालमपुर के अंदर कोई भी लैंड एरिया को उसके स्ट्रेच या एक्सटेंड नहीं करा गया था, ठीक है, लैंड एरिया एक्सटेंड नहीं करा गया था कल्टीवेशन के लिए। बाय देन सम ऑफ द वेस्टलैंड्स इन द विलेजेस हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेबल लैंड, मतलब कि काफी जगहों पर क्या हो रहा था, लैंड को बड़ा कर दिया जा रहा था कि एक लैंड, मतलब इसके पास वाला लैंड भी खरीद लिया, तो अगर इसमें गेहूं हो रही है, इसमें चावल हो रहे हैं, तो भैया दोनों को मिला दिया और दोनों में ही गेहूं या दोनों में ही चावल करे जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा भैया स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं भाई हम। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर, मतलब कि पालमपुर में किस तरीके से लैंड का यूज करा जाता था, नापा जाता था बेटा, हेक्टेयर से नापा जाता था। अब भी कहीं गांव में नापा जाता है बेटा, उसको बीघे से नापा जाता है, या फिर उसको कितने गज है उससे नापा जाता है, या एकड़ से नापा जाता है, अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन पालमपुर में हेक्टेयर के हिसाब से नापा जाता था, ठीक है। बात करते हैं दूसरी, तो ये पूछते हैं, ये क्वेश्चन है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, क्या यहां पर कुछ ऐसा है, जैसे यहां पर एक स्टूडियो है, तो क्या इस स्टूडियो में हम भाई एक और सेटअप लगा सकते हैं लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए, तो भैया यहां तो नहीं लगा सकते, लेकिन यहां पर कर सकते हैं क्या, हम खेती की जगह पर कर सकते हैं। देखो समझते हैं इस बात को। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स grown and facilities available Palampur would resemble a village of western part of the state of Uttar Pradesh। इन्होंने अभी क्या बात करी कि भैया मतलब गुड़ लेकर जाते हुए ट्रांसपोर्टेशन आपको वहां पर दिख जाएंगे, तो जाहिर सी बात है भैया वहां पर कि हमारा गन्ना भी उगाया जा रहा है, गन्ने से रस भी निकाला जा रहा है और गुड़ भी बेचा जा रहा है। क्लियर है ये बात। अच्छा भैया कहां है ये, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, मतलब कि पश्चिम की तरफ है उत्तर प्रदेश के, ठीक है, ओके। बिहार की साइड नहीं है, बिहार थोड़ा सा पूरब की तरफ है। अच्छा, एंड लैंड इज कल्टिवेबल इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, मतलब कि भैया कोई भी जगह खेती के अलावा खाली नहीं छोड़ी जा रही थी। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि खरीफ की फसल के टाइम पर वहां पर किसान क्या कर रहे थे, खरीफ के टाइम पर किसान ग्रो ज्वार का क्या करते थे बेटा, ज्वार और बाजरा, ये जानवरों के भी खाने के लायक होता है कि अगर
अगर के किसान के पास बहुत बड़ी मात्रा में गाय भैंसे हैं तो उनके लिए अगर वो ज्वार बाजरा अपने खेत में उगाता है तो उनको डायरेक्ट वो खिला सकता है। अलग अलग मेथड्स होते हैं। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, कैटल फीड मतलब जानवरों को खिलाया जाने वाला खाना। फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, ठीक है, दिसंबर इन द विंटर सीजन रबी, ठीक है। अच्छा, बीच में क्या करते हैं, बीच में होने वाली फसल को क्या कहते हैं बेटा, जैद फसल कहते हैं, ZAID उसको कहते हैं, जो बीच में लगाई जाती है। जैसे तरबूज लगा लिए जाते हैं या कोई भी छोटी मोटी फसल उस टाइम पर लगा ली जाती है, ठीक है। फील्ड्स आर शोन विद व्हीट, मतलब कि गेहूं लगाए जाते थे। फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स कीप इनफ व्हीट, है ना। फार्मर्स क्या है बेटा, किधर गया, फार्मर्स कीप इनफ व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस व्हीट एट द मार्केट एट रायगंज। मतलब कि ये यहां पर कहते हैं कि अगर किसान के पास 100 किलो गेहूं या 1 क्विंटल गेहूं कह सकते हैं उसको, 1 क्विंटल गेहूं का प्रोडक्शन हुआ तो वो उसमें साल भर का खाने के लिए 20 किलो गेहूं अपने परिवार के लिए रख लेता है और 80 किलो गेहूं यानी सरप्लस गेहूं का अपनी आवश्यकता से ज्यादा गेहूं को वो रायगंज के एक बड़े गांव में बेच देता है, या उसको शहर भी कह सकते हैं, वहां पर बेच देता है। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज हार्वेस्टेड, साल में एक बार ही शुगर केन लगाई जाती है। इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर, मतलब कि गन्ने से रस निकाला, रस से बनाया गुड़ और वो गुड़ बेचा जा रहा है शाहपुर में। क्लियर है। हाँ, द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, मतलब कि बहुत अच्छा पानी से सिंचाई की व्यवस्था पालमपुर में हमारे बनी हुई है, ठीक है। पालमपुर एक ऐसा गांव है जिसके अंदर सारी सुविधाएं हैं। इसको एक आइडियल विलेज या एक आदर्श गांव भी बोला जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्लियर टू पालमपुर, वही से वही बात है कि अगर प्रॉपर इरिगेशन मेथड है और इरिगेशन हो भी रहा है और साल में 3 बार वो खेती कर पा रहे हैं, इसका मतलब है पानी की सुविधा जबरदस्त है। और पानी कहां से मिल रहा है उन्हें, या तो कोई नदी तालाब होगा पास में या फिर वहां पर ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं जो हमने पहले पढ़ा, और ट्यूबवेल्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी टाइम पर वहां पर आती है, ठीक है। इट्स मेजर इंपैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। Persian wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields। वही बात है भाई, पुराने मेथड्स भी हैं यहां पर। People saw that the electric run tubewells could irrigate much, क्या है, could irrigate, ओके आजा भाई, हाँ, irrigate मच लार्जर एरियाज ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली, के मतलब भैया 12 से ज्यादा पानी एक बार में निकलता है। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वेर इंस्टॉल्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब कि पहले 12 क्या थे, पहले 12 बेटा सीधा गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए, बाद में फार्मर्स ने उनको खुद ही प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगा लिए, कि मतलब अपने ही 12 उन्होंने लगा लिए। बाय मिड 1970s द इंटायर कल्टीवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वाज इरिगेटेड, मतलब कि पहले तो वो कम होता था क्योंकि 12 कम थे, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ने लगा है, ठीक है। ओके, टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग, के मतलब एक ही जमीन पर साल भर में एक से ज्यादा फसल अगर लगाई जाती हैं तो उसको बोला जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि बहु उत्पाद या बहु कृषि बोला जाता है। It is the most common way of increasing production on a given piece of land. All farmers in Palampur grow at least 2 main crops. मतलब कि पालमपुर के जितने भी किसान थे वो कम से कम एक नहीं तो 2 क्रॉप्स तो लगाते, 3 नहीं तो 2 क्रॉप्स तो लगाते ही थे। एक लगाते थे वो अपने खरीफ सीजन में, एक लगाते थे वो रबी सीजन में, और ज्यादा से ज्यादा कोई किसान अगर 3 क्रॉप भी कर रहा है तो वो रबी और खरीफ के अलावा एक जैद क्रॉप भी कर लेता है। जैद क्रॉप मतलब किसी रबी और खरीफ के बीच में कम ड्यूरेशन में हो जाने वाली फसल, जैसे तरबूज की हमने अभी बात की है, ठीक है। 2 मेन क्रॉप्स की हमने बात कर ली है, ओके। हाँ, all farmers in Palampur grow at least 2 main crops, mainly are growing potato as the third crop in the past 15
टू 20 ईयर्स। मतलब कि ये क्या है आपका, ये बीच में करी जा रही है, थर्ड क्रॉप करी जा रही है ना, ये क्या हुआ, हाँ थर्ड क्रॉप करी जा रही है। ये क्या है, ये क्या है हमारा जेड है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो आपको यहां पर मेन क्रॉप्स यहां पर दिखाई दे रही है भैया। वीट की हमने बात कर ली है, गेहूं की बात कर ली है, बाजरा की हमने बात की है, शुगरकेन गन्ने की हमने बात की है, हमने बात की है पोटैटो की, ठीक है। ये तीन तो हो ही रहे हैं, लेकिन बीच में पोटैटो भी करे ले रहे हैं ये लोग, ओके। अच्छा भाई अब फिर चलते हैं, द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो थ्री डिफरेंट, ये तो हमने बात कर ली है, ठीक है। हाँ यहां पर बेटा एक कल्टीवेटेड एरिया ओवर द ईयर्स आया है, कि मतलब हर साल कितना लैंड बढ़ाया जा रहा है कल्टीवेशन के लिए, या कितना कल्टीवेशन हो रहा है। पहले कल्टीवेशन हो रहा था 1950 टू 1951 तक, मतलब एक साल में 132 हेक्टेयर हो रहा था, मिलियन केटर्स। अच्छा फिर उसके बाद आया हमारा, होते 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 चेंजेस होते होते 2016 और 17 तक ये कितना बना हमारा, 200 हो गया। प्रोविजनल डेटा भाई ये क्या है हमारा, कहां से आइए, पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिक्स 2020 टू इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर करप्शन कॉपरेशन एंड करप्शन बोल रहा हूं, कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, क्लियर है। अच्छा भाई अब यहां पर ये क्या बात करते हैं, यहां पर इन्होंने क्या बात करी है, ये बोलते हैं ओ हो हाँ, the following table shows the land under cultivation in India in units of million hectares. Plot this on the graph provided. मतलब कि भैया इसी ग्राफ की हम लोग बात कर रहे थे अभी, ठीक है। अच्छा अब ग्राफ के बाद चलते हैं और आगे देखें, तो यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब कि अभी आपने देखा कि कैसे एक ही खेत में एक फसल की जगह दूसरी फसल को भी उगाकर हम एक साल में या उसी फसल से ज्यादा पैदावार या ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या होता है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड से समझ लेते हैं हम। फॉर हायर यील्ड, मतलब कि भैया हायर चीजों के लिए। हायर यील्ड क्या होता है बेटा आपका, देखो समझो, हाई यील्ड में आपका मानो कि खेत में एक गेहूं की फसल हुई है ना, खेत में एक गेहूं की फसल हुई जिसमें हमें हर साल में मिल रहा है कितना, मतलब हर पौधे में हमको क्या मिल रहा है, 200 ग्राम मिल रहा है। लेकिन जब हमने HYS करा, यानी कि मतलब हमने क्या करा, हाई HYV करा, मतलब कि हमने हाई यील्ड करा, हाई यील्ड वेराइटी क्या करा, तो बेटा हमको कितना मिलने लगा, तो हमको मेरे भाई मिलने लगा हर खेत की हर फसल में कम से कम 200 से इंक्रीज होकर ये लगभग 250 से 300 तक पहुंच गया। तो हमको क्या हुआ, जब फसल में वजन ज्यादा होगा तो मतलब उसके अंदर चीज भी ज्यादा है, तो वो ज्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। हाई यील्ड, यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए सिंगल सीजन, ये होता है यील्ड आपका। टिल द मिड 1960s द सीड्स used in cultivation were traditional ones with relatively low yields। मतलब कि बेटा
ये ट्रेडिशनल की हम बात करते हैं, यहां पर किसकी बात करते हैं, ट्रेडिशनल की बात करते हैं। जैसे कि सैकड़ों सालों से जो चलता हुआ आ रहा है कि मतलब पिछले साल भी वही फसल थी, उससे पहले भी वही गेहूं से हमने उस गेहूं का बीज लेकर हमने फसल कर ली, उससे पहले भी और उससे पहले भी, पिछले 50-60 सालों से हम ये लगातार करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब पालमपुर के लोगों ने क्या करा, उन्होंने उस चीज को बदला। उनको सरकार ने क्या दिया बेटा, HYV सीड दी, मतलब कि हाई यील्ड वैरायटी उनको प्रोवाइड करी, जो क्या करता है, जो हर फसल में ज्यादा प्रोडक्शन करता है। ट्रेडिशनल सीड नीडेड लेस इरिगेशन, मतलब कि पुरानी फसल को तो भैया कम इरिगेशन चाहिए होता है, लेकिन ये जो HYV सीड्स हैं, इनको ज्यादा पानी, ज्यादा इरिगेशन, ज्यादा फर्टिलाइजर्स यानी ज्यादा केमिकल्स चाहिए होते हैं। बात कर लेते हैं फिर द ग्रीन रेवोल्यूशन की। द ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है आपका, द ग्रीन रेवोल्यूशन इज द लेट 1960s इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर्स टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्ड वेराइटीज, मतलब कि ऑफ सीड। देखो फिर से समझ लेते हैं, कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स द HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट, मतलब कि मच अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट, मतलब कि एक सिंगल प्लांट पर ज्यादा गेहूं के दाने मिलेंगे। पहले अगर वो दाने 10 थे तो अब वो दाने 15 से 20 हो जाएंगे, ये इसका सीधा सा सिंपल मतलब है। As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grain that was possible earlier. HYV seeds, however, need plenty of water and also chemical fertilizer and pesticide to produce best result। की मतलब HYV seed को सिर्फ और सिर्फ मिट्टी में बो देने से काम नहीं चलेगा, उसको भैया पानी भी ज्यादा चाहिए, उसको फर्टिलाइजर भी चाहिए, उसको अलग अलग प्रकार के और भी केमिकल्स, डाई इत्यादि चाहिए होगा। अच्छा समझे, अब यहां पर आओ आप। ओके, मॉडर्न फार्मिंग मेथड में देखो क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ रही है भाई। HYV सीड तो है हमारा, मॉडर्न फार्मिंग के बीज हैं ये भाई, उसको फार्म मशीन यानी कि ट्रैक्टर भी चाहिए होगा, ट्रैक्टर को चाहिए होगा डीजल। अब भैया पानी यानी बेटर इरिगेशन चाहिए तो कैनाल्स भी चाहिए, पंप सेट यानी ट्वेल्स भी चाहिए, और इसको चलाने के लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स है पास में तो डैम से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, ठीक है, और बेटर इरिगेशन तो चाहिए ही चाहिए भैया, पेस्टिसाइड भी चाहिए, वो भी पानी में घुलकर लगता है, फर्टिलाइजर भी चाहिए। किसके लिए चाहिए, मॉडर्न फार्मिंग मेथड की सारी चीजें ये हो जाती हैं। अच्छा भैया यहां पर ये बात कर रहे हैं, ये चार्ट आपको फिल करना है इस चैप्टर को समझकर एक बार और, ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी हम छोड़ने वाले यहां पर नहीं है। हाई यील्ड वेयर पोजीशन ओनली पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, मतलब कि भैया हाई यील्ड का मतलब क्या है, ज्यादा प्रोडक्शन सिर्फ HYV सीड्स से ही हो सकता है। और उसके लिए भैया उसमें क्या क्या डालना पड़ेगा, इरिगेशन के लिए क्या क्या डालना पड़ेगा उसमें बेटा, मतलब इरिगेशन भी करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, केमिकल फर्टिलाइजर भी चाहिए, और पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक भी चाहिए। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश were the first to try out the modern farming method in India। मॉडर्न फार्मिंग मेथड को इंडिया में सबसे पहले किसने करा, MCQ बन सकता है भैया, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोगों ने ट्राई करा था। द फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप 12 ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन एंड मेड use of HYV seeds, chemical fertilizer and pesticide in farming, some of them bought from machinery, ठीक है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह सब लोगों ने खरीदा। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रो फ्रॉम ट्रेडिशनल वेराइटीज वाज 1300। भाई पहले कितना था, ट्रेडिशनल से करते थे 1300 किलो का, 1300 केजी का ये करते थे पर हेक्टेयर। भाई उसके बाद में हाई सीड का करने के बाद इन्होंने क्या करा, प्रति हेक्टर हो गया बेटा 3200 किलो, यानी कि 3200 किलो, 2000 से भी ज्यादा प्लस हो गया। देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, बिल्कुल सही बात है, ये किसकी वजह से हुआ, सब HYV सीड या मॉडर्न फार्मिंग की वजह से पॉसिबल हुआ ये, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड व्हीट इन मिलियन टन्स, भाई देखो कितना ज्यादा हुआ है। पहले क्या था, ट्रेडिशनल मेथड से ही करते थे, तो 1965 टू हम लेते हैं 2010 तक, भाई यहां पर कितना हुआ प्रोडक्शन पल्सेस, कितना टन है बेटा हमारा, मिलियन टन कितना है, मिलियन टन है ये भैया, 10 मिलियन टन से हुआ 18 मिलियन टन, 8 मिलियन टन ज्यादा बढ़ गया उसमें, ठीक है, पल्सेस में। ओके, और व्हीट में सबसे ज्यादा हुआ है, देखो व्हीट में सबसे ज्यादा
इंक्रीमेंट हुआ है। और 2023 और 24 तक कितना हो गया ये 24.5 मिलियन टन से लेकर ये हो गया आपका 113 मिलियन टन तक हमारा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न फार्मिंग की वजह से। ठीक है, अब यहां पर ये क्या लिखा है, केमिकल फर्टिलाइजर प्रोवाइड मिनरल्स विच डिसॉल्व इन वाटर एंड इमीडिएटली अवेलेबल। मतलब कि भैया केमिकल फर्टिलाइजर कहीं ना कहीं हमारी खेती को बढ़िया तो कर रहे हैं, पर प्लांट का वो प्रोडक्शन तो बढ़ा रहे हैं, उसमें वजन तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं बेटा, हमारी सॉइल की फर्टिलाइजेशन पावर को भी खत्म करते रहते हैं धीरे धीरे। ठीक है, यहां आप देख रहे हो कैसे छोटे छोटे प्लांट्स और छोटे और बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड लैंड की, मतलब कल्टीवेटेड लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन ये हुआ है, जितना भी आप ग्रीन यहां पर देख रहे हो। ठीक है भैया, क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। मतलब कि सॉइल में जो अच्छी चीजें होती हैं उसको भी केमिकल फर्टिलाइजर खत्म करते हैं, और ये जो HYV सीड होती है इसको भी केमिकल फर्टिलाइजर खत्म करते हैं, खराब करते हैं, जिससे हमारी क्या होती है, सॉइल की फर्टिलाइजेशन पावर बहुत ज्यादा कम हो जाती है। डाउन टू अर्थ न्यू दिल्ली का ये सोर्स है। ठीक है, हाँ, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, देख लेते हैं। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इंपॉर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन इन पालमपुर। मतलब कि भैया लोगों के पास जरूरी नहीं है कि लैंड ही हो खेती वेती करने के लिए, या वो खेती ही करते हो। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज, मतलब कि 450 लोगों का एक तिहाई, मतलब कि 150 लोग आर लैंड, हाँ ठीक है, मतलब कि इनके पास क्या है, जमीन जायदाद जैसा कुछ भी नहीं है। मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। मतलब कि दलित लोगों के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, दलित लोगों के पास तो बिल्कुल भी जमीन जायदाद नहीं है कल्टीवेशन के लिए, वो दूसरों के यहां पर ही मजदूरी करते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका, हाँ, 240 फैमिलीज, मतलब कि 240 फैमिलीज कल्टीवेटेड स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। मतलब कि अभी आपने छोटे छोटे टुकड़े वहां पर जमीन के देखे ऊपर के पिक्चर में, वो कौन करता है बेटा, 240 फैमिलीज हैं जो छोटे छोटे उनके पास जमीन है। ठीक है, लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज, कल्टीवेशन इज सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एक्वेट इनकम फॉर द फार्मर्स फैमिली। हाँ बिल्कुल सही बात है, कितनी सी जमीन पर वो क्या ही फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, यू सी, मतलब हमने इमेज में देखा, प्लॉट सेक्रेटेड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर, दीज आर कल्टीवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स। ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ विलेज इज कवर्ड बाय द प्लॉट्स एट दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। मतलब कि वो बड़े लोगों के द्वारा करे जा रहे थे। स्मॉल फार्मर्स के पास कितना लैंड था, 2 हेक्टेयर से भी कम, और बड़े लोगों के पास कितना हेक्टेयर था बेटा, मतलब उस 80 फैमिलीज के पास मतलब 2 हेक्टेयर से भी ज्यादा उनके पास लैंड था। इधर चलते हैं हम, ये कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं। ओके, ये जो आपका ग्राफ आता है भाई, ये ग्राफ आपसे क्या कहता है, ये ग्राफ कहता है कि 5.4 कितना है आपका, 5.4 भैया यहां पर आ जाओ आप, ये है आपका मीडियम, सेमी मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास इतना लैंड है। और हमारा ये वाला लैंड है बेटा, ये किसके पास है, हाँ ये हमारा किसके पास है, ये हमारा 80% जनता, 80% जनता, मतलब कि मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स। ये भैया ये स्मॉल फार्मर्स है, ये स्मॉल फार्मर्स है, ये स्मॉल फार्मर्स हैं जिसके पास खाली यही वाला लैंड है। ये सारे स्मॉल फार्मर्स, 85% ऑफ स्मॉल फार्मर्स के पास इतना लैंड है। और हमारा, हाँ हमारा ये ओके ओके ओके, ये 2 हेक्टेयर से ज्यादा वाले लोग हैं, क्लियर है, 44.6% इनके पास ज्यादा लैंड है। ठीक है, फार्म लेबर्स कम एज आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज ऑफ फैमिलीज कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। या तो भैया इनके पास जमीन ही नहीं होती है, या फिर बहुत छोटी छोटी जमीन होती है। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द, ओहो बीच में ही अटका देते हैं।
right over the crops grown on the land. Instead they are paid wages by the farmers for whom they work. मतलब कि वो जिनके लिए काम करते हैं उन फार्मर्स के द्वारा उनको मजदूरों को वेज यानी मजदूरी दी जाती है. वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन. मतलब कि जो मजदूरी है वो रीजन टू रीजन डिपेंड करती है और वर्क टू वर्क डिपेंड करती है. कैसे, इस बात को समझते हैं. ठीक है. ए फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग. मतलब कि भैया जब गेहूं लगते हैं या जब धान बोए जाते हैं तो बेटा धान लगाने वाले को तो 350 रुपए मजदूरी वेज एक दिन का दे दिया जाता है. लेकिन जब वही धानों को निकालने का काम, धान झाड़ना बोलते हैं उसको, जब उन धानों को निकालने का काम होता है तो वो मजदूरी 400 से 500 रुपए भी आज के टाइम में पहुंच जाती है. लेकिन यहां पर बात क्या करते हैं कि गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वेज को पर डे कम से कम 300 रुपीज तो डेली वेज मिलना चाहिए. लेकिन मिलता कितना है? डाला गेट्स कितना बेटा? वो डाला को मिलते हैं 160 रुपए. अब आप कहोगे सर उसको 160 क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है क्योंकि वहां पर काम करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है ना. पालमपुर में काम करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, मजदूरी करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है. तो लोग क्या करते हैं भाई, अगर एक मजदूर रखा गया 300 रुपए का रखा गया, अब वो उसको 300 रुपए का रखा गया भाई, दूसरा कहता है कि मैं 150 रुपए में कर लूंगा, एक कहता है मैं किसी रकम में कर लूंगा, एक कहता है मैं उससे भी कम में कर लूंगा. तो भैया जब एक ने कहा कि मैं 180 रुपए में भी कर लूंगा तो डाला ने कहा कि भाई मैं तो इसको 160 रुपए में भी कर लूंगा. ठीक है, यहां तक बात समझ में आपके आ गई है. अच्छा, फिर चलते हैं भैया. हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबर्स इन पालमपुर, सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस. कि मतलब कि भैया कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए लोगों ने वहां पर क्या करा, लोगों ने किसी भी रकम पर मजदूरी करना शुरू कर दिया. सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस. मतलब कि लोग एक छोटी रकम पर भी काम करने के लिए वहां पर तैयार हो गए. कहां पर? पालमपुर की. ये सारी बात आपको पता है, भी चल रही है. ओके, बात कर लेते हैं भैया द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग. के फार्मिंग के लिए कैपिटल क्या क्या चाहिए हमको. मतलब कि किसानी के लिए हमको क्या क्या पूंजी चाहिए. कैपिटल का मतलब मैंने बताया था कि पूंजी होता है कैपिटल का मतलब. कोई भी कैपिटल हो उसका मतलब होता है पूंजी यानी पैसा, एक तरीके का हमारे पास प्रॉपर्टी. अच्छा, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर टू ग्रेट डील ऑफ कैपिटल सो दैट द फार्मर्स नाउ नीड मोर मनी देन बिफोर. कि मतलब कि अब क्या है, ये क्या कहते हैं भैया, ग्रेट आइडियल कैपिटल सो दैट द फार्मर्स नाउ नीड मोर मनी देन बिफोर. कि अब भैया फार्मर्स को पैसा पहले से ज्यादा चाहिए था. तो पहला क्या है हमारा, मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल. मतलब कि मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी. मतलब कि छोटे किसानों को बड़े मनी लैंडर से पैसा उधार लेना पड़ता था अपना काम करने के लिए. ठीक है, दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स. मतलब ब्याजियों से, और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ, मतलब भैया रेट बहुत ज्यादा होता था, कम से कम 24% का भी रेट होता था. अब बात कर लेते हैं एक छोटे से केस की. सविता इज अ स्मॉल फार्मर, शी प्लान्स टू कल्टीवेट व्हीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड. मतलब कि सविता क्या है, सविता के पास अगर 1 हेक्टेयर लैंड है तो सविता एक गरीब है ना. सविता एक गरीब मजदूर है. बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड शी नीड कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स. के मतलब उसने कितना पैसा लिया ये सब करने के लिए, 3000 रुपए सविता ने लिया. कितना रुपया लिया, 3000 रुपए सविता ने लिया. 3000 रुपए सविता ने लिया, बाय करा मतलब बोरो करा. अब उसके बाद क्या है, तेजपाल सिंह से लिया है भाई. बिल्कुल सही बात है, तेजपाल भाई से लिया है. फिर क्या है, हां, तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव सविता द लोन एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 24%. 24% के इंटरेस्ट पे लिया है भाई, विच इज अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट. ठीक है, सविता हैज टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्म लेबर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट रेट पर 100 पर डे. मतलब कि भैया सविता के पास काम तो नहीं है, सविता तो गरीब है,
तो सविता ने भैया उनके वहां पर हार्वेस्ट सीजन में, यानी कि जब चीजों को अलग करा जाता है, फसलों को उखेड़ा जाता है, तो उसके लिए सविता ने उनके घर पर काम करने को, उनके खेत में काम करने को हामी भरी और 100 रुपीज पर डे करके सविता एक साल में एक महीने में उनका कर्जा उतार देगी। 3000 रुपए है तो पर डे उसको 100 रुपए भी मिल रहे हैं, तो सविता पूरे एक महीने में यानी 30 दिन काम करके अपना 3000 रुपए का कर्जा उतार देगी। As you can tell this wage is quite low। हां ठीक है, ये बात समझे आप लोग, इजी है। सेकंड है हमारा, इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। मतलब कि लोगों के पास अपनी भी सेविंग होती है, अपनी भी सेविंग होती है इन फार्मर्स के पास। दे आर thus able to arrange for the capital needed। How do these farmers have their own saving? You shall find the answer in next session भाई सेक्शन। ठीक है, अच्छा फिर यहां पर हम क्या आ जाते हैं भाई, ये तो फिर स्टोरी के बारे में है। ठीक है, तेजपाल सिंह जैसे भैया बहुत लोग हैं यहां पर। चलो ये कुछ आपके फिल इन द ब्लैंक्स है भैया। क्या चाहिए, कंडीशन नॉट मच बेटर देन द लैंडलेस फार्म लेबर टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग लैंड फार्मर्स यूज। भैया क्या करते हैं एंड क्या क्या यूज करते हैं भाई, ये आपको फिल करना है फिर से इसको ढंग से समझकर। मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ व्हाट, ये सब आपको फिल करना होगा। Sale of surplus farm products। Let us suppose that the farmers have produced wheat on their lands using the 3 factors of production। कि मतलब लोग जो अपने खेतों पर, अपनी जमीन पर क्या करते हैं बेटा, गेहूं उगाते हैं, वो क्या करते हैं, 3 तरीके से प्रोडक्शन करते हैं। क्या है वो 3 तरीके, देख लेते हैं। द व्हीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट। मतलब कि भैया पहले उनको बो दिया गया भैया, पीछे मैंने कुछ और बोल दिया था, है ना, लेकिन हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, हार्वेस्ट उसको लगा रहे हैं हम। यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द व्हीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट। हार्वेस्ट करा भैया, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया हमारा। व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द व्हीट। हाँ, हार्वेस्ट का मतलब भैया उखाड़ना ही होता है। कल्टीवेशन करने का मतलब यानी कि उसको सोन करने का मतलब होता है बोना। हार्वेस्ट का मतलब उसको निकालना ही होता है, उखेड़ना होता है। द व्हीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट। गेहूं निकाल दिया गया, मार्केट में ले जाया गया भैया, ये प्रोडक्शन कंप्लीट है। इस पूरी चीज में क्या लिखा हुआ है भाई, यही लिखा हुआ है कि व्हीट को हार्वेस्ट करा गया, प्रोडक्शन का तीसरा मेथड भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब उसको बुल रॉक पर या तांगे पर या बोगी पर लाद कर दूसरे शहर यानी कि रायगंज ले जाया जाएगा। रायगंज में ले जाकर उसको बेचा जाएगा। उससे पहले गोविंद ने क्या करा, अपने पास यानी कि उसका 100 kg यानी 1 क्विंटल उसके पास गेहूं हुआ, जिसमें से उसने 20 किलो तो अपना घर में बचा कर रख लिया अपने परिवार का पेट भरने के लिए, और 80 किलो को उसने रायगंज में बेचना शुरू कर दिया। क्लियर है, ओके। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को पढ़ लेते हैं भाई। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या होती है, देखो 2 तरीके की एक्टिविटी पालमपुर में हो रही है। एक तो हमारी हो रही है फार्मिंग एक्टिविटी, एक दूसरी हो रही है हमारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। अब मतलब एक जगह पर अगर किसान नहीं है, मतलब जमीन नहीं है उन लोगों के पास, सिर्फ किसान है, तो क्या वहां पर और लोग काम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ठीक है, बिल्कुल करेंगे। डेयरी की अगर हम बात कर रहे हैं, द अदर कॉमन एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं, पहला आया हमारा डेयरी। हमने ऊपर भी पढ़ा है कि डेयरी फार्मिंग, डेयरी भी एक तरीके की फार्मिंग ही होती है, ठीक है। डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज इन पालमपुर। मतलब कि भैया डेयरी के बारे में हमें क्या बात करनी है, कॉमन एक्टिविटी है कि गांव है तो सबके पास ज्यादातर अब लोग वहां पर ज्वार बाजरा उगा रहे हैं, जो कि ये कैटल फीड भी है, ठीक है। कैटल फीड मतलब बेसिक जानकारी इन्होंने पहले ही दे दी। कैटल फीड बताया गया है ज्वार और बाजरा को। अगर कैटल फीड लोग उगा रहे हैं तो मतलब गांव में कहीं ना कहीं गाय भैंसे यानी पालतू जानवर भी हैं। अच्छा, अब भैया गाय भैंस हैं तो डेयरी भी है उनके पास। डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर, कि जो किसानी खेती नहीं करते, अब जाहिर सी बात है वही लोग किसानी खेती करते भी हैं, ठीक है। पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड बाजरा। अभी हमने इसके बारे में बात करी थी, ड्यूरिंग द रेनी सीजन। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। दूध को कहां बेचा जाता है? रायगंज में बेचा जाता है दूध को, ठीक है। द नियर बाय large village, 2 traders from Shahpur town have set up collection कम chilling centers। मतलब कि भैया उसको लंबे समय के लिए स्टोर भी करा जाता है।
चिलिंग सेंटर एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज। मतलब कि आसपास के भैया कहां कहां, शाहपुर में, रायगंज में, या आसपास के जितने भी शहर हैं या गांव हैं, वहां पर इस दूध को डिस्ट्रीब्यूट या ट्रांसपोर्ट करा जाता है, सेल करा जाता है। आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है, ओके, ये भी एक अब आपका चार्ट ही बना हुआ है, इसको भी प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। अच्छा, अभी हम थ्योरी कवर कर रहे हैं यहां पर। अच्छा, अब यहां पर आ जाता है एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। मतलब कि एक तो हो गया फार्मिंग, एक हो गया नॉन फार्मिंग, एक कर रहे हैं स्मॉल स्केल, और ये जो स्मॉल स्केल है ये भी आपका नॉन फार्मिंग के अंतर्गत ही आता है। देख लेते हैं क्या है। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अब भैया कितना है, कितना है, लेस देन 50 पीपल है ना, लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। हाँ, पालमपुर कोई भूतिया गांव तो नहीं है ये। ठीक है, एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। ठीक है, अब इधर आए हम। Unlike the manufacturing that takes place in the big factories, in the town and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production method and are done on a small scale. They are carried out mostly at home or in the fields with the help of family labor. कि मतलब अगर एक घर में 5 से 7 लोग हैं तो वो पूरे खेत पर वीट वगैरह की खेती बेटा अकेले ही एक परिवार के जरिए ही कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग है तो उसको भी अकेले ही कर सकते हैं। ठीक है, ओके। मिश्री लाल की यहां पर एक केस स्टडी है, मिश्री लाल की बात हुई है यहां पर। ठीक है, ओके, बात है यहां पर मिश्री लाल हैज परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगरकेन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज सेट इट अप ऑन हिज फील्ड। शुगरकेन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलरॉक। पहले क्या करते थे, शुगरकेन मशीन को, मतलब कि गन्ना के रस निकालने वाली मशीन को गायों के द्वारा चलाया जाता था, बुलरॉक से चलाया जाता था। कैसे, गन्ने को बीच में मशीन के अंदर डालते रहते थे और एक बैल जब चारों तरफ घूमते थे तो वो मशीन रोटेट होती थी और उसका गन्ने का रस निकलता था। लेकिन अब उन्होंने भैया एक मैकेनिकल मशीन खरीद ली है जिससे वो रस निकालेंगे, फिर गुड़ बनाएंगे और उस गुड़ को किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्ट करके रायगंज के बाजार में बेचेंगे। ठीक है, ओके। अब ये पूछते हैं व्हाट कैपिटल डिड मिश्री लाल नीड टू सेट अप हिज जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मतलब इनको क्या चाहिए भाई, बताओ क्या चाहिए इनके पास भैया, क्या क्या सेटअप चाहिए इनको, सब कुछ चाहिए इनको। लैंड कैपिटल चाहिए इनको, लेबर कैपिटल चाहिए इनको, एक फिक्स्ड कैपिटल मिलेगी। जब ये वो मशीन खरीदेंगे तो वो मशीन क्या है, वो मशीन एक फिक्स्ड कैपिटल है। अब आज मशीन खरीदी है, अगली बार फिर से इन्होंने अगर गन्ना बोया तो फिर से उस गन्ने के लिए नई मशीन नहीं खरीदेंगे, उसी मशीन पर फिर से रस निकाला जा सकता है उसी मशीन से। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं स्मॉल बिजनेस की। तो स्मॉल बिजनेस में तीसरा है हमारा द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। मतलब कि पालमपुर के जो दुकानदार हैं उनके बारे में बात हो रही है। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है, आर नॉट मैनी इन पालमपुर। मतलब कि भैया एक्सचेंज गुड्स का एक्सचेंज वस्तु विनिमय करने वाले लोग ज्यादा नहीं थे, आर नॉट मैनी इन पालमपुर। The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale market in the cities and sell them in village. सीधी सी बात है, आपकी गली मोहल्ले में भी जो सोनू भैया और राजू भैया की दुकान है, वो लोग चिप्स ओरियो या पार्ले जी बिस्किट कहां से खरीद के लाते हैं, शहरों की बड़ी दुकान से, जिसको होलसेल यानी कि थोक की दुकान भी बोला जाता है, वहां से खरीद के लाते हैं भैया बाकी चीजें। और देख लेते हैं, यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज सेलिंग ए वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप्स, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इवन स्मॉल क्लॉथ। ये सब चीजें कहां से आती हैं, ये सब चीजें बाहर से यानी कि दूसरे शहरों से आती है। ठीक है, अच्छा, इन व्हाट वेज करीम, अच्छा ये तो करीम भाई की बात हो रही है। ठीक है, अब करते हैं चौथा है हमारा ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट क्या है बेटा, ट्रांसपोर्ट होता है हमारा थर्ड सेक्टर। जैसे हमारे पास नेचुरल सेक्टर,
प्राइमरी सेक्टर हुआ, सेकेंडरी सेक्टर हुआ और हमारे पास एक थर्ड सेक्टर हुआ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या है बेटा? ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। इसको ही बेटा टेरिटरी सेक्टर में भी बोला जाता है, जब हम चीजों को अलग अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छा, देर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज, रिक्शा वालाज, टांगे वालाज, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलरॉक कार्ट एंड बोगी। मतलब कि लोगों के पास आने जाने के लिए अलग अलग संसाधन थे, अलग अलग गाड़ियां उनके पास थी, बैलगाड़ी से लेकर उनके पास जीप और ट्रक ट्रैक्टर तक भी था। ठीक है, मतलब कि यहां पर एक लोअर क्लास लोग से लेकर एक हायर क्लास पीपल तक भी सोसाइटी वहां पर है। ठीक है, ये क्या कहते हैं? द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर। मतलब कि लोगों के शहरों से जुड़ाव बढ़ गया है, लोग ज्यादा आने जाने लगे हैं। किशोरा इज अ फार्म लेबरर लाइक अदर सच लेबर्स। किशोर फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिलीज नीड्स फ्रॉम द वेज दैट ही रिसीव्ड। मतलब कि किशोर को जितना पैसा मिलता था वो उसमें अपनी फैमिली की भरपाई करने में पूरा नहीं था। ए फ्यू ईयर्स बैक किशोर टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक। किशोर ने कुछ साल पहले बैंक से एक लोन लिया था। This was under a government program which was giving cheap loans to poor landless households. Kishore bought a buffalo with his money. He now sells the buffalo's milk. मतलब कि किशोर ने क्या करा? एक स्मॉल बिजनेस बना लिया। कौन सा बिजनेस बेटा? डेयरी फार्मिंग का बिजनेस बना लिया। ठीक है, हाँ। फर्दर ही हैज अटैच्ड ए वुडन कार्ट टू हिज बफेलो एंड यूज इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम्स। वंस अ वीक ही गोज टू द रिवर गंगा टू बीइंग बैक क्ले फॉर पोर्टर। मतलब देख रहे हो, एक ही किशोर ने कितनी सारी चीजें प्रोड्यूस कर ली। भाई उसके पास पैसे नहीं थे, परिवार के लिए सारी चीजें नहीं ला पा रहा था, इसलिए उसने बैंक से लोन लेकर एक भैंस खरीद ली, उसका दूध बेचा, डेयरी बना ली। डेयरी बनाने के बाद भैया उसने उसके पीछे गाड़ी भी लगा ली। गाड़ी लगाने के बाद वो उसके ट्रांसपोर्टेशन भी करता है और अलग अलग चीजें उसने क्या करी? गंगा के तट पर जाता है। वेस्टर्न यूपी है, यूपी का पश्चिमी भाग है, तो गंगा नदी भी उसको मिल गई। अब गंगा नदी से वो बेटा वहां से क्ले सॉइल यानी चिकनी मिट्टी लेकर आता है और उसे पोल्ट्री भी बनाता है, जिसको वो रायगंज के या शाहपुर के बड़े गांव और छोटे गांव में बेचेगा। ठीक है, ओके। और समटाइम्स ही गोज टू शाहपुर विद अ लोड ऑफ जैगरी और अदर कमोडिटीज। ठीक है, फिर क्या है हमारा भाई? ये हमारा चैप्टर हो गया है खत्म। समरी पढ़ लेते हैं। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। मतलब कि सिर्फ यहां पर हम पालमपुर की ही बात नहीं कर रहे हैं, भारत के हर गांव की बात कर रहे हैं कि फार्मिंग है ना, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। भारत के किसी भी गांव में ओवर द ईयर्स there have been many important changes in the way farming is practiced. These have allowed the farmers to produce more crops from the same amount of land. कैसे? HYV सीड से, यानी कि हाई यील्ड वेराइटी से क्या कर सकते हैं? ज्यादा एक प्लांट में जो हमको 20 ग्राम का एक वीट देता है, तो वो हमको अब 40 से 50 ग्राम का या उससे भी ज्यादा वीट देगा। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, सिंस लैंड इज फिक्स्ड एंड स्केयर। मतलब कि भैया जमीन तो फिक्स है, आप खींच के तो बढ़ा नहीं सकते कि भैया 2 हेक्टर है तो चलो इसको 2.5 या 3 हेक्टर कर लो फिर ज्यादा क्रॉप होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। फिर क्या है आपका? बट इन राइजिंग प्रोडक्शन ए ग्रेट डील ऑफ प्रेशर हैज बीन पुट ऑन लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है बेटा? इन सब चीजों से सब कुछ सही हुआ। द न्यू वे ऑफ फार्मिंग नीड्स लेस लैंड बट मच मोर ऑफ कैपिटल। अब जो भैया नई टेक्नोलॉजी आई है, नई मॉडर्न फार्मिंग के साथ साथ लैंड तो कम चाहिए लेकिन पैसा ज्यादा चाहिए उसको बोने के लिए। एंड लार्ज फार्मर्स आर एबल टू यूज देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू अरेंज। मतलब कि जो अमीर फार्मर हैं, जो बड़े फार्मर्स हैं, उनके पास तो सारी सुविधा है ना, उनके पास तो सारी सुविधा है, लेकिन बाकियों के पास नहीं है। The small farmers who constitute about 80% of total farmers in India find it difficult। मतलब कि भारत के ज्यादातर बड़े किसानों को यह सब करने में बड़ी मुश्किल पैदा होती है, उनको मुश्किल लगता है क्योंकि पैसा उनके पास कम है। अच्छा भाई, क्यों भैया? उनका स्मॉल साइज ऑफ प्लांट उनके पास है। देयर प्रोडक्शन इज नॉट इनफ। बिल्कुल सही बात है। द लैक ऑफ सरप्लस मींस, मतलब कि उनके पास बहुत ज्यादा ऐसी फसल नहीं बच रही है जिसको वो गांव शहरों में बेच सके। ठीक है,
ओके, ये वाला और पढ़ लेते हैं समरी आपकी छोटी सी। लेबर बीइंग द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर सबसे बड़ा फैक्टर है भैया किसका, हमारे फार्मिंग का या किसी भी प्रोडक्शन का लेबर सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है। इट वुड बी आइडियल इफ अ न्यू वे ऑफ फार्मिंग यूज्ड मच मोर लेबर, अनफॉर्चुनेटली सच अ थिंग हैज नॉट हैपेंड, कि मतलब लोगों को ज्यादा रोजगार नहीं मिल रहा है क्योंकि इतनी तरीके की मशीन चल गई है, ठीक है। ओके, द यूज ऑफ लेबर ऑन फार्म इज लिमिटेड, द लेबर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज इज थस माइग्रेटिंग टू नेबरिंग विलेजेस, towns and cities. Some labor has entered the non-farm sector in village. Non-farm sector क्या मतलब कि भाई वो किसी कोल्ड स्टोर में लग जाते हैं, भट्टों पर लग जाते हैं, ईंटें ढोने लगते हैं, कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी उनको करनी ही पड़ती है भाई, अपने परिवार का पालन पोषण तो उनको करना ही है ना। तो ये था आपका द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सीधे तरीके से इन्होंने यही समझाने की कोशिश करी है कि प्रोडक्शन कैसे होता है, क्लियर है। इन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि भैया प्रोडक्शन कैसे होता है और प्रोडक्शन कैसे करना होगा। तो मुझे अब तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये वीडियो देख रहे हैं क्लास 9 बाय अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अंकित, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।